मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी की विशेष मांग पर आज का जो सेशन है हमारा इतिहास का, ये विशेष तौर पर विजयनगर साम्राज्य पर केंद्रित है। बहुत सारे सामान्य और विशेष प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं बिना किसी भूमिका के। तो जितनी जल्दी हो सके क्लास में आ जाइए और हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, सामान्य प्रश्न है। देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य कब और किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया? 1336 में गयासुद्दीन तुगलक के काल में, 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, 1387 में फिरोज शाह तुगलक के काल में, या फिर 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और मुझे लगता है देखते ही आपको तुरंत जवाब याद आ जाएगा। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर तारीखें दो दी हुई हैं और सेम जैसी तारीखें हैं, तो ऐसा लगता है कहीं गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा ये सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, है ना। ये पता है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने यहाँ पर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, भारत का हिंदू साम्राज्य। क्योंकि परीक्षा भवन में जल्दबाजी में गलतियों की पूरी संभावना होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तारीखें या सन तो सेम है यहाँ पे 1336, लेकिन यहाँ पे शासक का नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो आगे देख लीजिएगा। और फिर वही बात है, बहमनी साम्राज्य। एक्चुअली विजयनगर और बहमनी से एक प्रश्न एकदम फिक्स है परीक्षा में, एक या दो प्रश्न टीजीटी में एक, और विजयनगर साम्राज्य को लेकर पीजीटी में कम से कम 2 से 3 प्रश्न फिक्स है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, सरल भी है कठिन प्रश्न भी है। बहमनी साम्राज्य कब और किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया? तो ये पता चल रहा है आपको, यहाँ पे बहुत कुछ देखना नहीं है। और 1347 में है वो बहमन शाह हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो विजयनगर हरिहर और बुक्का 1336 और बहमनी साम्राज्य 1347, बहमन शाह हसन गंगू। ठीक है। अब ये बात आ रही है कि वो किस संत की प्रेरणा से उन्होंने, सामान्य प्रश्न है और तुरंत जवाब आ जाना चाहिए, देखते ही जवाब आ जाना चाहिए। विद्यारण्य, सायणाचार्य, वल्लभाचार्य, अल्लासानी पेदन्ना। तो मुझे लगता है तुरंत जवाब आएगा कि ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाई संत विद्यारण्य के प्रभाव में आए। और आपको शायद पता होगा कि हरिहर और बुक्का ने पहले इस्लाम को स्वीकार कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और फिर बाद में वो दक्षिण भारत जाते हैं और फिर बाद में संत विद्यारण्य के प्रभाव में आते हैं। फिर से हिंदू धर्म में उनकी वापसी होती है और फिर बाद में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये पता है कि वो संगम वंश है, क्यों? क्योंकि उनके पिता का नाम संगम था। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, देखते रहिएगा, धैर्य से रहिएगा। और फिर ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैंने अभी बता दिया, अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू, है ना। कर पा रहे हैं आप लोग, बढ़िया है, जल्दबाजी मत करिएगा। मलिक अंबर का नाम भी दिया हुआ है, महमूद गवाह का नाम भी दिया हुआ है। जवाब बड़े करीबी होते हैं और विकल्प में गड़बड़ ना हो, यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है। हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि ली तथा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की, और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान दीजिएगा, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती ना हो। फिलहाल एक प्रश्न हमेशा विदेशी यात्रियों से है। बहुत सारे विदेशी यात्री विजयनगर में आए, तो उनका क्रम पूछता है, शासकों के साथ उनका तालमेल कैसा रहा और किसके काल में आए और क्या विवरण दिया, यहाँ से पूछते हैं प्रश्न बहुत सारे। तो इस प्रश्न को देख लीजिए। इतालवी यात्री यानी कि इटालियन यात्री निकोली कोंटी एवं फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय एवं देवराय प्रथम, या फिर बुक्का द्वितीय और कृष्णराय द्वितीय, कृष्णदेवराय और फिर देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। ध्यान रखिएगा, निकोली कोंटी देवराय प्रथम के यहाँ है और अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के यहाँ है। बहुत सामान्य से प्रश्न है, ये सब गलतियां ना हो, क्रमशः पूछ रहा है तो क्रमशः। गलती ये ना हो जाए कि आप ये वाला लगा दें देवराय द्वितीय और देवराय प्रथम, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रमशः पूछा गया है कि पहले आपको निकोली कोंटी के यहाँ कौन आया, तो ये बताना पड़ेगा। निकोली कोंटी किसके दरबार में आया? देवराय प्रथम के दरबार में आया। और फिर अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया? देवराय द्वितीय के दरबार में आया। उपाधियों से प्रश्न है, विदेशी यात्रियों से प्रश्न है, और सारे प्रश्नों का केंद्रण लगभग ज्यादातर मुझे लगता है ऐसा केंद्रित है कहां पर? कृष्णदेवराय पर भी केंद्रित है। तो ये देख लीजिएगा, किन विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? किसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? ध्यान दीजिएगा, निकोली कोंटी आपको पता है
अब्दुल रज्जाक आपको पता है, माहुआन आपको पता है, डोमिंगो पाएज आपको पता है, कृष्णदेव राय के यहाँ आया है, नूनिज आपको पता है, मार्को पोलो पांड्यराज जी की यात्रा पे आया था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो तद अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तर आएगा 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। और ठीक लगाया होगा आपने। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम है, हरिहर द्वितीय है, देवराय द्वितीय है, या फिर देवराय प्रथम है। तो गलती मत करिएगा, ये प्रश्न कई बार आया है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और वो है बुक्का प्रथम, है ना। उपाधियां बहुत याद रखिएगा, देवराय प्रथम की, देवराय द्वितीय की और बुक्का प्रथम की, कृष्ण देवराय की, बहुत सारी उपाधियां हैं। तो उपाधियों पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अभी कोशिश करेंगे हम लोग सारी टेक्निकल जो जितनी भी बातें वो कोशिश करें कि वो सब कुछ कवर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद उस स्थान का दर्शन और वर्णन किया है? अब्दुल रज्जाक है, नूनिज है, सीजर फ्रेडरिक है, या फिर डोमिंगो पायस है। और ये प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर के पतन के पश्चात आने वाले जो विदेशी यात्री हैं उनका नाम है सीजर फ्रेडरिक। मुझे उम्मीद है आप जवाब देते रहिएगा। प्रश्न पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद तुरंत उत्तर याद आ जाना चाहिए, गलतियां ना हो। और ध्यान देना कि प्रश्न जो अगर कहीं पर ईश्वर न करे किसी के सामान्य प्रश्न 3-4 गलत हो जाते हैं, फर्स्ट राउंड में अगर आप 3-4 प्रश्न गलत कर देते हैं सरल, तो आप समझिए कि पहले ही राउंड में आप दौड़ से बाहर हो जाते हैं। सरल प्रश्नों को गलत मत करिएगा। कठिन प्रश्न अगर मान लीजिए बहुत कठिन प्रश्न सबके गलत हो जाएंगे, हो सकता है तुक्का कोई लगा दे अंदाजा और किसी का सही हो जाए, लेकिन ज्यादातर लोगों के गलत होने वाले प्रश्न आपके सिलेक्शन में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते। सरल प्रश्नों को देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान है? अब आप बताने की जरूरत नहीं है, विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, और देखते ही तुरंत याद आ जाएगा यहाँ पे आपको कृष्णदेव राय, है ना। वो तेलुगु और संस्कृत भाषा दोनों के प्रकांड विद्वान है कृष्णदेव राय। आगे देखिएगा, उषा परिणय नामक नाटक किसने लिखा, जिसमें उषा तथा अनिरुद्ध के विवाह का विवरण है? गंगा देवी, माधव विद्यारण्य, अल्लासानी पेदन्ना, या फिर कृष्णदेव राय। तो आपको पता है उषा परिणय किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। आमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। इनकी रचनाएं, इनकी उपाधियां, इनके अभियान, बहुत सारी बातें हैं, गलतियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं और 11 पे हम लोग जा रहे। जामवंती परिणय नामक संस्कृत नाटक के रचनाकार कौन है? और फिर यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है और सीधे तौर पे जवाब यहाँ पे कृष्णदेव राय ही हैं, सीधे सीधे देखिएगा। तो कृष्णदेव राय की पुस्तकों को भी ध्यान में रखिएगा, इनकी उपाधियों को ध्यान में रखिएगा। बार बार एक ही बात कह रहा हूं। और फिर देखिए ये बात क्या आ रही है, आमुक्तमाल्यद, है ना। आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय ने लिखा है, ये बात तो यहाँ पे प्रश्न में ही पता चल जा रही है। अब ये कह रहे हैं विशेष तौर पर किस विषय से संबंधित है? राजनीति से, सामाजिक विषय वस्तु से, आर्थिक गतिविधियों से, या धर्म से? और मुझे लग रहा है कि इसका जवाब भी आप दे पाएंगे और यहाँ पे सही जवाब है राजनीति से संबंधित है ना। आमुक्तमाल्यद कई बार आए हैं ये सब प्रश्न, तो आज मैंने तो उन प्रश्नों को शामिल किया है जो ज्यादातर अक्सर करके पूछे जाते हैं और इसमें छात्र जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहां से और भी प्रश्न बन सकते हैं। आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में हुई है, एक बात है, तेलुगु भाषा में हुई है आमुक्तमाल्यद, जिसकी प्रस्तावना संस्कृत में लिखी गई है। तो अभी आपको यह भी पता चल गया कि वो कृष्णदेव राय संस्कृत और तेलुगु भाषा दोनों के प्रकांड विद्वान है। आमुक्तमाल्यद में राजनीति पर चर्चा की गई है और इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और उनकी प्रमुख पुस्तकें मैंने आपको बता दी, अभी तीनों पर आपने चर्चा की है, आमुक्तमाल्यद, जामवंती परिणय और उषा परिणय। ठीक है, बढ़िया है। फिर इसके बाद कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान मौजूद हैं जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। तेलुगु भाषा के महान विद्वान अष्टदिग्गज आपको याद होना चाहिए, अष्ट प्रधान आपको याद होना चाहिए, ऐसे गलतियां ना हो। और अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर हमेशा से ये प्रश्न हमेशा आता है कि विजयनगर की सेना में मुस्लिम सैनिकों की भर्ती सर्वप्रथम किस शासक ने प्रारंभ की? मुस्लिम सैनिकों की, मुस्लिम घुड़सवारों की, मुस्लिम धनुर्धरों की, तुर्की धनुर्धरों की भर्ती सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? बहुत ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा और यहां पर बताने की जरूरत है हमको, और ये देवराय प्रथम है।
कहीं भी अगर देवराय द्वितीय लिखा हुआ है तो वो गलत है, ध्यान दीजिएगा। देवराय द्वितीय से जुड़ा हुआ कोई दूसरा प्रश्न है कि जिसने व्यापक पैमाने पर तुर्की धनुर्धरों की भर्ती की, और ये प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, व्यापक सेना में मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें भूमि अनुदान प्रदान की, मस्जिदों का निर्माण करने की अनुमति दी और कुरान की प्रति भी अपने सिंहासन के सम्मुख रखी, और ताकि वो जो मुसलमान हैं वो कुरान के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकें। तो अब यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और अब ये सीधे सीधे देवराय द्वितीय। प्रारंभ करने वाले कौन है मुसलमानों की भर्ती? देवराय प्रथम है। व्यापक पैमाने पर तुर्की धनुर्धरों की भर्ती या फिर मुसलमानी इस्लामी घुड़सवारों की भर्ती, तुर्की घुड़सवारों की भर्ती, वो देवराय द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, गलतियां ना हो। और ये सब प्रश्न, एक बात को मैं कई बार कह रहा हूं कि परीक्षा भवन में कंफ्यूजन ना हो, और ये बहुत बढ़िया है कि किस किस स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन है। विजयनगर शासक के कौन सा वो शासक है जिसके सिक्कों पर स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण भगवान का अंकन है? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम। और यहाँ पे आगे सदाशिव राय हैं और मल्लिकार्जुन है, और गलती मत करिएगा, यहाँ पे कृष्णदेवराय को बिल्कुल मत चुनिएगा, और ये सदाशिव राय हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान का अंकन किसके सिक्कों पर है? सदाशिव राय हैं। ठीक है, गलतियां ना हो। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा की तरह बड़ी विनम्रता से आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, ये केवल सूचना है और आपके छात्रों के हित के लिए है। ये हम लोगों की एक 3 प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर जिसे आप कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो टॉपिक वाइज बनाए गए हैं आपकी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। अपने अध्ययन के अंतिम चरण में आप इन तीनों एंशिएंट की अमृत संजीवनी के नाम से है, इसमें 3000 प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज है। इसमें अमृत गंगा, ये मेडिवल हिस्ट्री की है प्रैक्टिस सेट, इसमें 2500 प्रश्न हैं, और आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत मंजरी 2000 प्लस प्रश्नों का ये टॉपिक वाइज संकलन है ना। जैसे मान लिया हम लोग अभी बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य पर, तो ध्यान दीजिएगा, इस अमृत गंगा में विजयनगर साम्राज्य पर ही 181 प्रश्न है, 181 प्रश्न केवल विजयनगर साम्राज्य पे हैं, और जो कठिन प्रश्न है उनकी व्याख्या है, ताकि आपको अध्ययन के समय अगर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आपको किसी और पुस्तक को देखने की जरूरत ना पड़े। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसी तरह हम लोगों की और भी 2 पुस्तिकाएं हैं जो आप हमेशा की तरह देखते रहे हैं। ये अमृत मंजरी है, और एक ये हम लोगों की अमृत संजीवनी है। एंशिएंट का प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको 3000 प्रश्न मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, आप देख रहे हैं। और ये अमृत मंजरी है हम लोगों की आधुनिक भारत की, यूरोपियों के आगमन से शुरू होती है और आजादी तक जाती है, आजादी के बाद तक जाती है, और विशेष तौर पे टॉपिक वाइज प्रश्नों का संकलन है। तो एक एक टॉपिक में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, टेक्निकल प्रश्न भी मिलेंगे, सरल प्रश्न भी मिलेंगे, और अगर कठिन प्रश्न है तो उनकी व्याख्या भी मिलेगी। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर इन प्रैक्टिस सेट के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में बहुत कम समय है, क्योंकि वो परीक्षा जून में है आपकी, और टीजीटी की जुलाई में है। तो मुझे लगता है कि अब आप अगर अंतिम समय में रिवीजन करना चाहेंगे तो इन पुस्तिकाओं के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, फटाफट फास्ट ट्रैक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इंडेक्स है, आप पीडीएफ के रूप में इंडेक्स भी मंगा सकते हैं, कुछ पेपर उनका पीडीएफ मॉडल पेपर के रूप में मंगा सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार ऑर्डर कर सकते हैं आप चाहें तो। और अगर आपके पास पर्याप्त अध्ययन सामग्री है तो आपको फिर इसे मंगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए, विजयनगर के किस शासक को इंद्र का अवतार की उपाधि दी जाती है? मैंने अभी आपसे कहा कि उपाधियों से हमेशा प्रश्न है। इंद्र का अवतार किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र का अवतार किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हरिहर है या देवराय प्रथम है, कृष्ण देवराय है या फिर देवराय द्वितीय है? और फिर यहाँ पर कृष्ण देवराय को बिल्कुल मत सुनिएगा, ये देवराय द्वितीय है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्र का अवतार। और एक बात और है, एक प्रश्न ऐसे भी आया है, गज बेतेकर किसकी उपाधि है? फिलहाल अभी हाथियों का शिकारी गज बेतेकर अभी हम लोग बाद में बात करते हैं। तो ये पता चल रहा है आपको यहां पर कि वो देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार कहा गया है। तो इंद्र से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। प्राचीन भारत में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। मौर्यकाल पढ़ा होगा आपने, तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। आप समझिएगा, अमित्रघात कहा गया है यानी कि शत्रुओं का विनाशक, और ये बात इंद्र से उसकी तुलना होती है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि देवराज है, और आपको पता है ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कि किस गुप्त शासक को इंद्र के समान, इंद्र के तुल्य बताया गया है।
तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है ना। तो चूंकि जो हम लोगों की जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोगों ने अगर कोई प्रश्न पूछा गया है और उससे जुड़ी हुई इतिहास में कहीं पर कोई संकल्पना भी है तो उस संकल्पना को रिमार्क करके हम लोगों ने ऐड कर दिया है टॉपिक में। तो फिलहाल आप देख लीजिएगा और आगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये अब्दुल रज्जाक नामक फारसी यात्री, ध्यान दीजिएगा, अब्दुल रज्जाक नामक फारसी यात्री जो मिर्जा शाहरुख के राजदूत के रूप में आया था, तो किसके शासनकाल में आया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यहां पर एक बात और पता चल रही है कि वो अब्दुल रज्जाक एक राजदूत था। ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा, किसका राजदूत था, मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। और किसके दरबार में आया, तो ये बात ये अभी पता चल रही है आपको। और वो देवराय द्वितीय है। मेरी बात आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी, वो देवराय द्वितीय है, गलतियां ना हो। मिर्जा शाहरुख का नाम पूछा गया है। अष्टदिग्गज का सबसे महान जो कवि या लेखक कौन है, तो उनका नाम है पेदन्ना। ये एक प्रश्न यहां पर ये मिल गया। कितनी बढ़िया बात है कि एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने समाहित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने प्रश्नों को क्रिएट किया है, हमारी टीम ने प्रश्नों को क्रिएट किया है। इस तरह के प्रश्न, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आप समझ पाते हैं। वो कह रहे हैं कि अष्टदिग्गज के सबसे महान कवि पेदन्ना थे। इन्होंने अपनी रचना, मतलब एक चीज और पता चल रही कि पेदन्ना की रचना कौन सी है, मनुचरितम है। अब अगला प्रश्न इसमें क्या है कि वो विजयनगर सम्राट के किस शासक को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किस शासक को समर्पित किया है। देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्ण देवराय, अच्युत देवराय। अब ध्यान दीजिएगा, अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में है। तेलुगु भाषा के 8 महान कवि जो हैं, विद्वान हैं, वो किसके दरबार में हैं, तो वो है कृष्णदेवराय के दरबार में। तो ये निश्चित है कि वो पुस्तक उनकी मनुचरितम, वो विजयनगर के शासक, महानतम शासक, विजयनगर का जो सबसे महान शासक वो कृष्णदेवराय हैं, उनको समर्पित है। राक्षसी टांगड़ी का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान के इतिहास में लड़े गए विनाशकारी युद्धों में एक राक्षसी टांगड़ी 1565 में विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम शासकों की शक्ति का सामना किया, ध्यान दीजिएगा। और इसमें 4 ऑप्शन है, वेंकट प्रथम, राम राय, तिरुमल और सदाशिव राय। और ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो, बड़ा कॉमन प्रश्न है। और यह भी कहा जाता है, यहाँ पे उत्तर है सदाशिव राय, सदाशिव राय। और एक बड़ी बात यह है, ये पूछा गया है कि ये बताइए जो मुस्लिम राज्यों का संघ था उसमें कौन सा एक राज्य शामिल नहीं था, तो उस राज्य को भी आप ध्यान दीजिएगा। और हमेशा आया है, ये सब प्रश्न बड़े कॉमन प्रश्न है और बरार है। और फिर दक्षिण भारत में जैसे वो अहमदनगर है, बरार है, बीदर है, खानदेश है, अहमदनगर है, यहाँ पे कौन से वंश काम कर रहे थे, इनसे भी प्रश्न, जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल अब देखिए, वो प्रश्न बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न यहीं पर आ गया है। वो कह रहे हैं कौन सा उस संघ में शामिल नहीं था, तो अब यहाँ पर बिना कुछ करे हुए हम लोग फटाफट जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब है बरार, है ना। बिल्कुल देखते ही याद आ जा रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्यों में उनके रचनाकारों की सूची दी हुई है। तो आप देख लीजिए, उसमें मैच करने के लिए आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो एरो लगा के मैच करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। और देखिएगा, ये कृष्णदेवराय अभी मैंने बताया, आमुक्तमाल्यद यानी कि 1, अल्लासानी पेदन्ना की मनुचरितम नंबर 2, गंगा देवी की मदुरई विजयम नंबर 3, पिंगली सूरन्ना की राघव पांडवियम नंबर 4। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तेनाली रामाकृष्ण की पांडुरंग महामात्यम, तेनाली रामा की पुस्तक पांडुरंग महामात्यम। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें से ये प्रश्न तो हमने साथ साथ लगा दिए हैं, ये प्रश्न कभी कभी सिंगल भी पूछेगा, इनका देकर के किताब का नाम पूछेगा, किताब का नाम देकर के लेखक का नाम पूछेगा। तो कम से कम यहाँ पर 15 पुस्तकें हैं विजयनगर साम्राज्य में, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प है तद अनुसार 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 कहाँ पे आ रहा है, और सी पे आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये बढ़िया बात है, यहाँ पर रिमार्क में लिखा हुआ है, और ये यूपीएससी ने 2008 में पूछा है। तो 2008 में पूछे गए प्रश्नों में कठिन रहा होगा ये प्रश्न। कृष्णदेव राय के द्वारा रचित ग्रंथ आमुक्तमाल्यद अथवा विष्णु चित्तीय, मतलब इस आमुक्तमाल्यद को विष्णु चित्तीय भी कहा गया है। अलवार विष्णुचित्त पेरिया अलवार के जीवन, वैष्णव दर्शन पर उनके मत, और उनकी दत्तक पुत्री गोदा, आंडाल एवं भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वर्णन किया गया है। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, पीजीटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, टीजीटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक बात ये बता रहा हूं, आंडाल दक्षिण भारत की मीरा कहलाती हैं,
है ना। अलवार महिला संत है, आंडाल का नाम याद आया होगा। और नयनार महिला संत आपको कराईकल का नाम याद आया होगा, बहुत ध्यान रखिएगा। और एक खास बात आपको आज फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, बढ़िया है, हल करिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उन पिछले 30 वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर आप अपने सिलेक्शन का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, जिस तरह कमीशन का ट्रैक और उनका जो पैटर्न चेंज हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लगता है केवल 20 से 25 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। 125 में 20 से 25 मैक्सिमम 30 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। बाकी प्रश्नों में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा नए प्रश्नों से आपका सामना होगा। आंध्र भोज की उपाधि किसकी है? विजयनगर के किस शासक ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की? और बताने की जरूरत नहीं है, और कर पाएंगे, कृष्णदेवराय हैं। ध्यान दीजिएगा, उपाधियां कृष्णदेवराय की सारी उपाधियां आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे देख लीजिएगा, फिर ये यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि है, तो यहां पर भी उपाधि केवल चेंज हुई है और नाम शासक का वही है, कृष्णदेवराय है। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डिसाइड कर सकते हैं ये सब प्रश्न आपका सिलेक्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए, विजयनगर में केंद्रीय भू राजस्व विभाग किस नाम से जाना जाता था? केंद्रीय भू राजस्व विभाग, मुझे लगता है इसका वारम शिष्ट वेसवग या फिर अथवन, और इस प्रश्न को कर पाएंगे क्योंकि यह प्रश्न कई कई बार रिपीट हुआ है, और ये है अथवन, है ना। बढ़िया से देख लीजिए। और फिर वारम शिष्ट और वेसवग क्या है, इससे भी जुड़े हुए प्रश्न हैं, और मुझे लगता है आपको ये रिमार्क स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। मैं हटता हूं, आप पढ़ भी लीजिए सारे विकल्प। इसी तरह वारम वस्तुतः भूस्वामी एवं किसान के बीच कृषि उपज की हिस्सेदारी है। वारम क्या है? भूस्वामी और किसान के बीच उपज की हिस्सेदारी है। शिष्ट क्या है? वस्तुतः भू राजस्व है, जो विजयनगर साम्राज्य की आय का स्रोत है, और विजयनगर में मनुष्यों का क्रय विक्रय वेसवक कहा गया है। बढ़िया देख रहे हैं, तो एक प्रश्न में 4 प्रश्न और मिल रहे हैं। ऐसे ही हमारी जो ये अमृत गंगा है ना, मध्यकालीन भारत वाली पुस्तिका, जिसे आप देखते हैं, हमेशा देखते आ रहे हैं लगातार, और बहुत लोगों ने मंगाया है, बहुत से छात्रों ने मंगाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। विजयनगर हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे होंगे 500 प्रश्न है, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे होंगे 524 प्रश्न है। तो इस तरह से जो कठिन प्रश्न है उनको हम लोगों ने जोड़ दिया है, विकल्पों की व्याख्याएं कर दी है, ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिएगा, महुआन नामक जो विदेशी यात्री है, विजयनगर के किस शासक के शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेवराय तो है नहीं, और ध्यान दीजिएगा, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन, और देखते ही याद आना चाहिए मल्लिकार्जुन। ये महुआन है ना, ये महुआन है। अब यहाँ पर किताब अगर वो प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें पूरी व्याख्या दी होगी। देवराय प्रथम के समय कौन आया? मैंने अभी आपको बताया था, निकोली कोंटी। कृष्णदेवराय के समय कौन आया? डोमिंगो पायस, मैंने अभी आपको बताया। देवराय द्वितीय के समय कौन आया? वो अब्दुल रज्जाक, है ना, मिर्जा शाहरुख का राजदूत। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन लिखे होते हैं ताकि आपको ये पता चले कि भाई वहां पर गलती ना हो, परीक्षा भवन में गलती ना हो। जितनी गलतियां करनी है वो यहीं पे कर लीजिए परीक्षा भवन के में जाने के पहले। ये कह रहे हैं कि किस शासक ने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर का निर्माण करवाया और नागलापुरम नगर की स्थापना की? और ये सब देखते ही तुरंत याद आ रहा है उत्तर, और ये कृष्णदेवराय है ना, ये कृष्णदेवराय है। गलती ना हो भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किस शासक ने आंग्र भोज की उपाधि धारण की? और ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेवराय हैं, अभी मैंने बताया था। और कृष्णदेवराय का संबंध तुलुव वंश से है, ये बात भी याद रखिएगा। प्रश्न ये 2 बार अलग अलग जगहों पर पूछे गए हैं। किस शासक ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ये भी मैंने अभी डिस्कस किया, शायद रिपीट हुआ ये प्रश्न। कृष्णदेवराय के का नाम है वो। वारम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कृषि दासत्व है, बुआई का तरीका है, या फिर भूस्वामी एवं किसान के बीच कृषि उपज की हिस्सेदारी है, या फिर भूमि की किस्मों का निर्धारण है। और मुझे लगता है अब तुरंत देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्या है। और अभी मैंने बताया, रिमार्क में बताया मैंने कि वारम है भूस्वामी एवं कृषक के बीच जो उपज है, कृषि उपज है, उसकी हिस्सेदारी है। तो कर पा रहे होंगे ये। अब वहां पे रिमार्क आ गया, एक बार आपके पास ये यही प्रश्न थोड़ी दूरी पर आ गया, तो वो
एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हो जाएगा, कैसे भी, मतलब प्रश्न के रूप में, रिमार्क के रूप में, फिर वो विकल्प के अनुसार। तो इससे क्या होगा, हम लोगों की इतनी वैज्ञानिक ये जो प्रैक्टिस सेट है उपलब्ध है, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप जानकारी ले लीजिएगा। अब देखिए दासों का क्रय विक्रय क्या है, तो अब यहां पर देखते ही पता लग रहा है ना आपको कि ये वेसवग है। अथवन क्या है, वो वित्त विभाग है। वारम क्या है, उपज की हिस्सेदारी है। शिष्ट क्या है, भू राजस्व। खूब पता चल रहा है, बढ़िया देख के। तो अब चारों विकल्प याद आ जा रहे हैं। अब देखिएगा, विजयनगर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? महानवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, रामनवमी, ओणम और पोंगल, पोंगल और होली। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर बेसिकली ये प्रश्न कई कई बार अलग अलग जगहों पे पूछे गए हैं। तो वो महानवमी का पर्व है, रामनवमी का पर्व नहीं है, महानवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और एक खास बात मैं बताता हूं, एक बार ये प्रश्न ऐसे भी आया है, वहां पर ना महानवमी लिखा है ना कृष्ण जन्माष्टमी लिखा है, तो वहां पर लिखा हुआ है नवरात्रि का त्योहार। तो नवरात्रि का त्योहार आप चुन सकते हैं, लेकिन तभी जब महानवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ऑप्शन विकल्प में ना हो। महानवमी दिया हुआ है और नवरात्रि दिया है, तब आप महानवमी चुनेंगे। मेरी बात समझिएगा, कभी कभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो दिए गए विकल्पों के अनुसार भी निर्धारित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब गलतियां ना हो। और अगले प्रश्न को देख सकते हैं। हाथियों का शिकारी गजबतेकर, शायद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि भाई ये गजबतेकर इंद्र का अवतार कौन है? देवराय द्वितीय है। तो ये गजबतेकर कौन है? तो ये भी देवराय द्वितीय है। गजबतेकर कौन है? तो ये भी देवराय द्वितीय है। तो जितने भी खास शासक हैं, बुक्का प्रथम है, देवराय प्रथम है, देवराय द्वितीय है, मल्लिकार्जुन है, कृष्ण देवराय, इनकी सब की उपाधियां निकाल लीजिए और एक जगह पर लिख लीजिए, क्रम लिख लीजिए महानतम शासकों का, विदेशी यात्रियों का क्रम लिख लीजिए, उनके डिटेल्स लिख लीजिए। मतलब ये देखिए यहां पर आ गया दो प्रमुख उपाधि देवराय द्वितीय की, वो इंद्र का अवतार, गजबतेकर। अब कितनी बार ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी, और जब इतनी बार आएंगी तो परीक्षा भवन में गलती होने की संभावना शून्य हो जाएगी। तो मैं फिर से बात वही कह रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं इस बात को, कि अगर गलतियां कम करनी है तो एक बार प्रैक्टिस सेट आप यूज कर सकते हैं। ये अमृत मंजरी हम लोगों की, सॉरी अमृत गंगा है, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए टॉपिक वाइज है, अरबों के आगमन से, और ये पूरा अंत तक जाती है, शिवाजी महाराज और परवर्ती मुगल तक जाती है ये पुस्तिका। 2500 प्रश्न है, 2500, 2500। तो अंतिम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए मदुरई विजयम किसकी रचना है, अब आप कर लेंगे। अभी हमने मैच दी फॉलोइंग में करवाया है, और अब 33, तो अब बताने की जरूरत नहीं है, वो गंगा देवी की रचना है। अल्लाह सानी पेगन्ना की रचना आपको याद ही आ गई, कौन सी है आप बताइए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मैं टाइम दे रहा हूं। कृष्णदेव राय की आपको ढेर सारी किताबें आपको पता चल गई, तेनालीरामा की आपको बहुत सारी किताबें पता चल गई। तो अब पता रहना चाहिए, गलती ना हो, ठीक है। किस शासक के सिक्कों पर हनुमान जी महाराज का चित्रांकन हुआ है? हरिहर, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय और देवराय द्वितीय। ध्यान से जवाब दीजिएगा, जल्दी से गलती ना हो। देखिए भाई, और यहां पर हनुमान जी महाराज की बात आ रही है, तो हनुमान जी महाराज का चित्रांकन, अब सिक्कों से प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो वराह सिक्का पूछा गया। यहां पर हरिहर है, हरिहर को देखिएगा, हनुमान जी महाराज का चित्रांकन है। और लक्ष्मी नारायण का अंकन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। मुझे लगता है जो एग्जाम ओरिएंटेड पीजीटी और टीजीटी के लेवल पे जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, 181 प्रश्न मैंने दिए हैं अमृत गंगा में, 181 प्रश्न दिए हैं अमृत गंगा में। अमृत मंजरी मॉडर्न इंडिया के लिए है, अमृत संजीवनी एंशिएंट के लिए है। तो अब इतना करने के बाद अब जब रिकॉल होने लगेंगी चीजें बिना बिना विकल्प देखे, तो समझ लीजिए कि पढ़ाई आपकी परफेक्ट है। अब यहां पर देखिए फिर रिमार्क आ गया, फिर एक नई बात आ रही है। इसी तरह रिमार्क हमने आपको दे रखे हैं अमृत गंगा में, ये अमृत गंगा से ही लिए गए प्रश्न है मैक्सिमम। भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्रांकन विजयनगर के शासक सदाशिव राय के सिक्कों पर, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था लक्ष्मी नारायण वाला प्रश्न। अब यहां पर ये सदाशिव राय के सिक्कों पर है। फिर राम सिया का चित्रांकन वो अब अकबर के सिक्कों पे है, ध्यान दीजिएगा, ये मुगल काल की बात आ गई। मां लक्ष्मी का चित्रांकन मोहम्मद गौरी के द्वारा पुनरांकित करवाए गए सिक्कों पर है। बात बढ़िया से क्लियर हो रही है। और हनुमान जी महाराज का आपको पता चल ही गया। तो देखो एक ही प्रश्न में और कितने सारे प्रश्न मैंने निकाल के आपको दिए हैं। अब मत चूकिएगा, इस बार ध्यान दीजिए, विनम्रता से इस बात को कह रहा हूं कि ये परीक्षा 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी। मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी। परीक्षा टलते 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 और फिर अभी मई में आई और अब जुलाई में चली गई। तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बहुत खुश हुए कि चलिए सर परीक्षा टल गई, थोड़ा और समय मिल गया।
मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, जो लोग खुशी मना रहे हैं कि परीक्षा टल गई, 2 महीने का समय और मिल गया, वो लोग कभी कंपटीशन में थे ही नहीं और ना अभी हैं कंपटीशन में। आप कहेंगे सर क्यों? जब 2 साल में आप नहीं पढ़ाई कर पाए तो अब 2 महीने में क्या कर लेंगे आप, मुझे ये बताइए। अब अगर समय मिला है और इसको दोबारा से बढ़िया पूरे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, 1% छात्र भी अगर मेरी बात समझ पाते हैं तो अब इस समय नया पढ़ने का वक्त नहीं है। जो खुशी मत मनाइए और चुपचाप बैठ करके अपनी प्रैक्टिस और अपने कंसंट्रेशन को एकदम फोकस करके अपनी जो तैयारी है उसको अंतिम चरण में पहुंचा दीजिए। क्योंकि आपको अधिक समय की जरूरत नहीं है, आपको अधिक फोकस की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे? यू नीड मोर एंड मोर फोकस। तो फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, राक्षसी टंगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध या फिर बन्नीहट्टी का युद्ध, ये कब हुआ था? 23 से 25 जनवरी 1565, 14 जनवरी 1761, 5 नवंबर 1556 या फिर 23 जनवरी 1556। जल्दी से जवाब आना चाहिए सर। और ध्यान दीजिएगा, ये चारों तिथियां ऐसी हैं जहां पर कोई ना कोई युद्ध हुआ है। 14 जनवरी 1761 याद आ रहा है कौन सा युद्ध हुआ है यहाँ पे? 5 नवंबर 1556 कौन सा युद्ध हुआ है आपको याद आ रहा है? 23 जनवरी 1556 कौन सा युद्ध हुआ है? तो यहां पे ये जवाब है 23 से 25 जनवरी 1565। बात एकदम क्लियर कट हो रही है, राक्षसी टांगड़ी। और इसके बाद कौन आ रहा है? सीजर फ्रेडरिक। तो अब क्या है, बात केवल इतनी सी है, मेडवल इंडिया पर फोकस्ड है अगर आप, तो मेडवल इंडिया में कम से कम 50 युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत से शुरू करिए, अरबों के आगमन से शुरू करिए, वहां से कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। वहिंद का युद्ध लड़ा गया है, तराइन का तीसरा युद्ध, अब हो सकता है आपको रिकॉल ना हो जाए कि तराइन का पहला युद्ध पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा भी हुआ है भाई। तीसरे के बारे में आपको पता होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए, किसके बीच में हुआ, इल्तुतमिश था, अगला उसका प्रतिद्वंदी कौन था। फिलहाल आपको जितने भी युद्ध हैं, युद्धों का एक क्रम पता होना चाहिए, किसके बीच में हुआ। ये एकदम पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है इस समय, और मुझे लगता है कि अगर आप एक बार बैठ जाएं तो 2 से 3 दिन में सब कुछ रिवाइज हो जाता है। तो फिलहाल यहां पर आपको जवाब सामने दिख रहा है और वो 23 से 25 जनवरी 1565 है। और अगले प्रश्न को देख लीजिए, सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का कौन सा है? हूण है, दिनार है, वराह है और क्रूजेडो है। कर पाएंगे, और यहां पर वो सिक्का है वराह। ध्यान दीजिएगा, ये सिक्का है वराह। भारत में प्रचलित पुर्तगाली सिक्का कौन सा है? वो है क्रूजेडो। वो पुर्तगाली सिक्का कौन सा है भारत में प्रचलित? क्रूजेडो। और एक खास बात यह आ रही है कि मराठा साम्राज्य में जो मुद्रा की इकाई है वो है हूण। ध्यान दीजिएगा, मराठा साम्राज्य में जो मुद्रा की इकाई है, सिक्कों की इकाई है, वो है हूण। और दिनार आपसे ये पूछा गया है किस शब्द से निकला है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये सब बहुत 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 अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। विजयनगर जैसा नगर संसार में नहीं है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विदेशी यात्रियों के विवरणों से प्रश्न है। यहाँ नगर 7 दीवारों से घिरा हुआ है और यहाँ पर 300 बंदरगाह, मतलब 300 बंदरगाहों का विवरण कौन देता है? तो उनका नाम निकोली कोंटी है, या एथिरियस निकितिन है, या फिर डोमिंगो पायस है, या फिर अब्दुल रज्जाक है। इसका जवाब आप दीजिएगा। और अगर गलती कर रहे हैं, यहां पर देखिए 7 दीवारों से घिरा है, ऐसा नगर संसार में है नहीं, और 300 बंदरगाह, और ये कहने वाला कोई और नहीं है सर, ये अब्दुल रज्जाक है। ये अब्दुल रज्जाक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को देखिए, बहुत बढ़िया है। जैसे मौर्यकाल में पूछा जाता है, एक द्रोणमुख में कितने गांव? द्रोणमुख स्थानीय खारवटिक संग्रहण, एक संग्रहण में कितने गांव होते हैं? उसी तरह यहां पर विजयनगर में पूछा गया है कि विजयनगर में मेला ग्राम में कितने गांव शामिल होते थे? 10, 50, 25, 100। मेला ग्राम में कितने गांव शामिल होते थे सर? और गलती अगर ना करें तो बेहतर होगा, और यहां पर जवाब है 50 गांव। मेला ग्राम में कितने हैं? वो है 50 गांव। तो फिर आगे देख लीजिएगा, विजयनगर में दी जाने वाली कुछ विशेष सेवाओं के बदले गांव में दी जाने वाली करमुक्त भूमि को क्या कहा गया है? करमुक्त भूमि को क्या कहा गया है? तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष सेवाओं के बदले विजयनगर में दी जाने वाली करमुक्त भूमि क्या कहलाती है? जीवित कहलाती है, ब्रह्मदेव कहलाती है, उम्बली कहलाती है, या फिर इरेल कहलाती है। और मैं आपको ये बता दूं बहुत विनम्रता से, ये चारों भूमियां करमुक्त हैं, लेकिन विजयनगर वाली कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, जीवित भी करमुक्त है, ब्रह्मदेव भी करमुक्त है, उम्बली भी करमुक्त है, और इरेल भी करमुक्त है। और यहां पर जवाब है उम्बली।
और यहां पर जवाब है उम्बली। आपने ब्रह्मदेव लगाया है तो गलत हो जाएगा, और जीवित लगाया है तो जीवित कहां पे थी ये बताइए मुझे, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। इजराइल कहां पे थी ये बताइए, और ये किस राज्य का संबंध है इजराइल और जीवित और ब्रह्मदेव। तो फिलहाल ये बातें, इतने एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे रखे हैं। इस तरह अपनी पुस्तिका, ये हमारी अमृत गंगा मध्यकालीन वाली, आप बिल्कुल मंगा सकते हैं। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, अंतिम बार कह रहा हूं इस बात को। और ये आपके पास अमृत मंजरी है, आधुनिक भारत की है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारी एंशिएंट इंडिया की अमृत संजीवनी है। 3000 प्रश्न है इसमें, 3000 प्लस प्रश्न है, टॉपिक वाइज है। अंतिम चरण में आप इन पुस्तकों को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये रिमार्क दिया गया है यहां पर, ठीक ऐसा ही रिमार्क पुस्तक में क्या है, चोल काल में वेतन में दी जाने वाली भूमि को, है ना, वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को, ध्यान दीजिएगा, चोल काल में वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को जीवित कहा गया है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अब पता नहीं रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ आपको। और फिर कह रहे चोल काल में करमुक्त भूमि की सामान्य संज्ञा इरेल है। चोल काल में करमुक्त भूमि की सामान्य संज्ञा इरेल है। तो अब क्या हुआ, देखो एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न निकल रहे हैं। विजयनगर पढ़ रहे हैं और पहुंच कहां रहे हैं आप, चोल काल में। तो कम से कम एक प्रश्न को पढ़ते हुए एक बार हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहां तक सोच पाता है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले प्रश्न को देख लीजिए, ये विजयनगर से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है। और सत्ता की लालच भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। ये किसने कहा है, सत्ता की लालच भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। माइकल ब्रीचर या फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर माउंटबेटन। और सर यहां पर गलती मत करेगा, माउंटबेटन को बिल्कुल मत लगाइएगा, ये माइकल ब्रीचर का कथन है, ध्यान दीजिएगा, ये माइकल ब्रीचर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40 आप देख रहे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। माइकल ब्रीचर अपनी पुस्तक नेहरू द पॉलिटिकल बायोग्राफी, ध्यान दीजिएगा ये पुस्तक भी पूछी गई है कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, नेहरू द पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा है, किसने लिखा है, माइकल ब्रीचर ने लिखा है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। ब्रीचर ने लिखा है कि माउंटबेटन ने नेहरू को भारत का भावी प्रधानमंत्री कहकर उनमें सत्ता की आकांक्षा और उतावलेपन का भाव पैदा कर दिया था। और पंडित नेहरू भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो संघर्ष करते करते थक गए थे। और इस तरह के प्रश्न हमें मिलेंगे हमारी अमृत मंजरी आधुनिक भारत की पुस्तिका में एक्सप्लेनेशन के साथ। कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न में क्या कहा गया है। फिलहाल हमें आज की क्लास को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज का सेशन समाप्त करने का वक्त हो रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अब लगातार एक नियमित अंतराल पर, एक नियमित इंटरवल पर मिलते रहें। आप जुड़िए, क्योंकि वो आपको निर्णय करना है कि आपका करियर, आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न कहां पे मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। इतनी धैर्य के साथ क्लास में आप बैठे रहे, सुना आपने मुझे, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज विदा दीजिए, नमस्कार।